आज मैं आपको 2015 से एक एक्शन कॉमेडी हॉरर फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्षक आई एम ए हीरो है। एक मंगा कलाकार सहायक हिदेओ सुजुकी एक कार्यालय में अपने सहकर्मियों के साथ समाचार सुन रहा है। एक समाचार रिपोर्टर एक ऐसी घटना का वर्णन कर रहा है जिसमें एक कुत्ता बुरी तरह से 45 वर्षीय महिला है। पुलिस ये पता नहीं लगा सकी कि वास्तव में क्या हुआ, क्योंकि महिला दुर्घटना के बाद बकवास करने लगी थी। अगली खबर एक 35 वर्षीय व्यक्ति के बारे में है जिसे अश्लील हरकतें करने के कारण गिरफ्तार किया गया था। एक सहकर्मी ने नोटिस किया कि कैसे खबर अजीब होती जा रही है और मितानी एक सहकर्मी सुजुकी और मंगा कलाकारों का मजाक उड़ाती है। सुजुकी तब बताती है कि मंगा जापानी संस्कृति का चरम कैसे है और ये मंगा कलाकार होने का सम्मान है। वो अन्य सहकर्मियों को प्रेरित करता है और हर कोई चिल्लाता है मंगा सबसे अच्छा है। रात आती है और सुजुकी घर आती है। अपने अपार्टमेंट में वो टेको उसकी निष्क्रियाक्रामक प्रेमिका के साथ टीवी देखता है और आकर्षित करता है। वो अपने मंगा पुरस्कार और प्रेरक उद्धरणों को देखता है, जैसे द स्टीव जॉब्स ऑफ मंगा दुनिया और मंगा की सड़क कठोर है। सुजुकी अपनी अगली कॉमिक के लिए प्रेरणा की तलाश करती है, इसलिए वो अपने अलमारी से एक राइफल लेती है और खुद को आईने में देखती है। सुबह में हर कोई बीमार है और प्रकाशक के कार्यालय में खांस रहा है, जहां सुजुकी अपनी नई मंगा कॉमिक दिखा रही है जो एक राइफल के साथ अपनी प्रेमिका की रक्षा कर रही है। प्रकाशक को कॉमिक पसंद नहीं है, कहते हैं कि नायक बहुत सामान्य है और सुजुकी को भविष्य में बेहतर काम करने के लिए कहता है। फिर एक और मंगा कलाकार सेंसी सुजुकी को देखता है। सेंसी उनसे ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन 15 साल पहले सुजुकी के साथ नवागंतुक मंगा कलाकार पुरस्कार साझा किया था। बाद में अपने अपार्टमेंट में सुजुकी टेको के साथ लड़ रही है जो राइफल बेचना चाहता है ताकि वे कम से कम कुछ पैसे प्राप्त कर सकें और किराए का भुगतान कर सकें। वो अपनी मंगा किताबों के साथ अपना पुरस्कार भी बेचना चाहती है। टेको सुजुकी की विफलताओं और अगले सर्वश्रेष्ठ मंगा कलाकार बनने के उनके अधूरे सपनों से बीमार है, तो गुस्से में वो उसके साथ टूट जाती है और उसे अपार्टमेंट से बाहर निकाल देती है। सुजुकी तब अपनी बंदूक के साथ पार्क में जाती है और सेंसी की कॉमिक बुक को देखना शुरू कर देती है। उसके बगल में बैठना एक बेघर आदमी है जो हिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो दर्द में है, लेकिन सुजुकी कोई विशेष ध्यान नहीं देती है। अगली सुबह सुजुकी अपने सहकर्मियों के साथ अपने कार्यालय में है, फिर से समाचार देख रहा है और देख रहा है एक नए संक्रमण के बारे में एक रिपोर्ट है जिसमें पहले से ही 4 लोग मारे गए हैं। सुजुकी के सहयोगी को पसीना आ रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है। वो छोड़ देती है और मितानी दूसरों को समझाती है कि उसे सेंसी से वायरस कैसे मिला। मितानी ने नोटिस किया कि कैसे वो सेंसी के रूप में गर्दन पर एक ही काटने का निशान था और ये कि उसे कैसे पता चला कि वे एक साथ सो रहे थे। उनका बॉस कमरे में प्रवेश करता है और उसके पास काटने का निशान भी होता है। वे भ्रमित हैं और उनसे समय सीमा के बारे में पूछते हैं, लेकिन उनकी आंखों को गहरा होने की सूचना नहीं है। बाद में हर कोई कार्यालय में सो रहा है जब सुजुकी का फोन अचानक बजता है। ये टेको है जो कल रात के लिए माफी मांगता है और अपने रिश्ते को जारी रखना चाहता है। फोन पर बात करते समय हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन सुजुकी भी टेको पर केंद्रित है और फिर से ध्यान नहीं देता है। वो तुरंत टेको के फ्लैट में जाता है, अपने पसंदीदा स्नैक को लाता है और उसे दरवाजा खोलने के लिए भीख मांगता है। कोई भी जवाब नहीं देता है, इसलिए वो उसे फोन पर कॉल करने की कोशिश करता है। सुजुकी पत्र स्लॉट के माध्यम से चोटियों और टेक को बिस्तर पर पड़ा देखता है। अचानक वो उठती है, अजीब हरकतें करती है और फर्श पर गिर जाती है। अगली बात जो हम जानते हैं वो एक जप्ती है, जबकि उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से एक भूत भगाने के दौरान एक राक्षस की तरह है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है, सुजुकी अपना चेहरा विकृत देखती है। ज़ोंबी टेको सुजुकी पर हमला करता है और उसका हाथ काटता है। दूर जाने की कोशिश करते हुए वो गलती से उसे सिर में छुरा घोंपता है और तेजी से अपार्टमेंट छोड़ देता है। जैसे ही वो पुल को पार कर रहा है, उसने एक महिला को खून बह रहा है और फिर शहर के माध्यम से दर्जनों हवाई जहाज उड़ रहे हैं। जब वो कार्यालय लौटता है तो सुजुकी मितनी को टीवी के बगल में खड़ा देखती है, जिसमें उसकी पीठ मुड़ जाती है। सुजुकी को लगता है कि वो एक ज़ोंबी भी है, लेकिन फिर उसे एक खूनी बेसबॉल बैट पकड़े हुए देखता है, इसलिए वो चुपचाप उस कार्यालय में प्रवेश करता है जहां उसके बाकी सहकर्मी मृत लाश है और मितानी एकमात्र उत्तरजीवी है। वो सुजुकी से कहता है कि लाश को मारने का एकमात्र तरीका उनके दिमाग को नष्ट करना है और जो लोग थोड़ा सा हो जाते हैं वे संक्रमित हो जाते हैं। लेकिन पता चला मितानी को भी काट लिया जाता है और जब वो एक ज़ोंबी में बदलना शुरू कर देता है तो वो खुद को मारता है, चिल्ला रहा है कि अंडरपेड श्रमिकों का युग आ गया है क्योंकि उनके सभी मालिक अब मृत लाश है। एक और संक्रमित सहकर्मी आता है और सुजुकी जल्दी से कार्यालय छोड़ देता है। सड़कों पर आधे लोगों को यह भी पता नहीं है कि क्या चल रहा है। कुछ लोग सड़क पर लापरवाही से चल रहे हैं जबकि अन्य चल रहे हैं। कुछ ही मिनटों के भीतर लोगों को एहसास होने लगता है कि राक्षसी दिखने वाली लाश उनमें से है। कुछ दौड़ना शुरू कर देते हैं जबकि अन्य भूखे लाश के शिकार हो जाते हैं।
सुजुकी एक पुलिस अधिकारी से सख्त संपर्क करती है, लेकिन पुलिसकर्मी एक ज़ोंबी भी है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। सुजुकी के रूप में तेजी से भाग रहा है जब वो अचानक कर सकता है। वो एक दिशा में चल रहे लोगों के एक बड़े समूह पर पेट भरता है। कारें एक दूसरे से टकरा रही हैं, शहर की इमारतें जल रही हैं और लोग एम्बुलेंस कारों से भाग रहे हैं। उस सभी गड़बड़ में सुजुकी एक कैब ड्राइवर को नोटिस करती है जो टैक्सी में सो रहा है और ज़ोंबी सर्वनाश से पूरी तरह अनजान है। अंदर प्रवेश करने से पहले हाई स्कूल के छात्र हिरोमी उससे संपर्क करता है। वो टैक्सी में भी जाना चाहती है, लेकिन फोन पर बात करने वाला एक ज़ोंबी उन पर हमला करता है। सुजुकी ने कल्पना की कि वो अपनी राइफल निकाल रहा है और ज़ोंबी पर निशाना लगा रहा है, इसलिए वो अपनी उंगलियों से शूटिंग के बजाय जमे हुए खड़ा है। उसी समय एक सूट में एक आदमी अपनी टैक्सी लेना चाहता है। वे कार की खिड़कियों पर धमाका करना शुरू कर देते हैं और सौभाग्य से टैक्सी में जाने का प्रबंधन करते हैं, जिससे चालक को ग्रामीण इलाकों की ओर जाने का निर्देश मिलता है। कैट टीवी पर समाचार दंगों के रूप में हमलों की रिपोर्ट करता है। यह स्पष्ट है कि किसी के पास उत्तर नहीं है, इसलिए वे टोक्यो टीवी पर जाते हैं और एक एनिमे कार्टून का प्रसारण करते हुए देखते हैं। सुजुकी को लगता है कि टोक्यो सुरक्षित है क्योंकि वे एनिमे दिखा रहे हैं, लेकिन जल्द ही चैनल कार्टून को समाप्त कर देता है और हमलों की रिपोर्ट करना शुरू कर देता है। जैसा कि वे देख रहे हैं, व्यापार सूट में आदमी फोन पर बात कर रहा है, किसी को सभी को गोली मारने का निर्देश दे रहा है, यहां तक कि यदि आवश्यक हो तो प्रधानमंत्री भी। जब वो लटकता है तो वो गरीबों के बारे में शिकायत करना शुरू कर देता है और अचानक उसकी बाह पर काटने का पता चलता है। उसकी रक्तवाहिकाएं जल्दी से काली हो जाती है। वो कहते हुए एक ज़ोंबी में बदल रहा है, अरे गरीब लोग, मुझे एक ऊतक दे। टैक्सी चालक को इस बात की जानकारी नहीं है कि व्यवसायी एक ज़ोंबी में बदल रहा है, इसलिए वो उसे एक ऊतक देता है। नया ज़ोंबी तब उसे काटता है और फिर गरीब लोगों के मांस की गुणवत्ता के बारे में शिकायत करता है। ड्राइवर कार का दरवाजा खोलता है और सुजुकी ज़ोंबी को बाहर निकालने का प्रबंधन करता है। टैक्सी ड्राइवर की नसें काली होने लगती हैं तो हर कोई राहत की सांस लेता है। वो उन्हें बताना शुरू कर देता है कि कैसे वो 30 साल तक बिना कार दुर्घटना के एक उत्कृष्ट टैक्सी ड्राइवर था। फिर इसके बारे में गुस्सा हो जाता है और पागल आदमी की तरह गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। हिरोमी पीछे की सीट पर जाता है और ये भाग्यशाली है कि वो ऐसा करती है क्योंकि टैक्सी चालक जल्द ही उन पर हमला करना शुरू कर देता है। सुजुकी और हिरोमी ने अपने सीट बेल्ट पर डाल दिया क्योंकि कार तेज गति से चल रही है। जल्द ही वे एक और कार में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और ठोकर खाना शुरू कर देते हैं। जब सुजुकी जागती है तो कार पलट जाती है, लेकिन हिरोमी जीवित है। जब वे कार छोड़ते हैं तो वे देखते हैं कि बड़े पैमाने पर कार की टक्कर के कारण पूरी सड़क कैसे अवरुद्ध हो जाती है। वे पढ़ते हैं कि वायरस का नाम ZQN कैसे है और ये संक्रमित लोगों के व्यक्तित्व और शरीर को कैसे दूषित करता है, जिससे शरीर में असमानता होती है। वे एक सिद्धांत पढ़ते हैं कि यदि आप फोन की बैटरी मर जाते हैं तो माउंट फूजी पर चढ़ने पर वायरस मर जाएगा। रात आती है और वे सोने के लिए एक परित्यक्त घर पाते हैं। जब वे टेकों के लिए खरीदी गई तरबूज की रोटी सुजुकी खा रहे हैं तो वे सुजुकी के रिफल के बारे में बात करना शुरू करते हैं। वो हिरोमी से कहता है कि उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि सार्वजनिक रूप से एक दरार को बाहर निकालना कानून के खिलाफ है। वो इसे एक सुरक्षा आकर्षण के रूप में अधिक देखता है। हिरोमी तब कहती है कि उसके पास एक सुरक्षा आकर्षण भी है, उसके ईयरफोन। वे संगीत सुनना शुरू कर देते हैं और वो खुल जाती है। सुजुकी को बताती है कि वो उसके साथ सुरक्षित महसूस करती है। जब वे अगली सुबह उठते हैं तो सुजुकी सोते समय उसे घूरती है। वो उसे पसंद करती है, भले ही वो कमजोर हो, लेकिन वो अपनी गर्दन पर एक काटने का निशान नोटिस करता है और खुद को बचाने के लिए अपनी राइफल निकालता है। हिरोमी तब बताती है कि कैसे उसे 2 दिन पहले अपने पड़ोसी के बच्चे ने काट लिया था और ZQN स्तनदूत के माध्यम से फैल सकता है, इसलिए वो शायद संक्रमित है। हिरोमी का मन नहीं है कि सुजुकी उसकी हत्या कर दे क्योंकि उसे इस दुनिया में वैसे भी कुछ नहीं मिला है, लेकिन सुजुकी ने मना कर दिया और उसे बताया कि उसे भी काट लिया गया है। वो राइफल लेता है और वायरस को मारने की उम्मीद में फूजी पर्वत तक पहुंचने तक उसकी रक्षा करने की कसम खाता है। वे अपने डरावने साहसिक कार्य शुरू करते हैं और एक जंगल से गुजरते हैं। जब हिरोमी अस्वस्थ महसूस करने लगता है, वो सुजुकी को उसके कारण छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि वो उसे खाना नहीं चाहती। एक विदाई उपहार के रूप में वो उसे अच्छे भाग्य के लिए ईयरफोन देती है और उसे छोड़ना शुरू कर देती है क्योंकि वो मुड़ना शुरू कर देती है। सुजुकी जंगल से भागना शुरू कर देती है और एक आदमी से संपर्क करती है जिसे वो दूर से नोटिस करता है, लेकिन आदमी सिर्फ एक और ज़ोंबी है। ज़ोंबी सुजुकी पर हमला करता है और उसके चेहरे को खा जाने के करीब है। जब हिरोमी कहीं से भी निकलता है, ज़ोंबी को मारता है और सुजुकी को बचाता है। आधे राक्षसी आधे मानव चेहरे के साथ वो ज़ोंबी के शरीर के अंगों को बाहर निकालना शुरू कर देती है, लेकिन सुजुकी को चोट नहीं पहुंचाती है। इसके बजाय वो उसे उठने में मदद करती है। अगली बात जो हम जानते हैं, सुजुकी और हिरोमी एक ट्रेलर पार्क के पास बैठे हैं और सुजुकी डिब्बाबंद भोजन की खोज कर रहे हैं। हाफ ज़ोंबी हिरोमी नहीं बोल रहा है और यह स्पष्ट है
कि उसके पास कुछ ज़ोंबी वृत्ति कैसे है। फिर भी वो सुजुकी के लिए कोई खतरा नहीं है, इसलिए वे एक साथ माउंट फिजी की अपनी यात्रा जारी रखते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और सुजुकी अब पूरी तरह से विकसित दाढ़ी के साथ हिरोमी को अपनी पीठ पर ले जा रही है। जब वो वन रोड पर खरीदारी की गाड़ी पाता है, भले ही उसे भोजन न मिले, वो हिरोमी को गाड़ी में रखता है और फूजी आउटलेट पार्क की ओर चलना शुरू कर देता है। उन्होंने पढ़ा कि वायरस का नाम ZQN कैसे है और ये संक्रमित लोगों के व्यक्तित्व और शरीर को कैसे दूषित करता है, जिससे शरीर में असमानता होती है। वे एक सिद्धांत पढ़ते हैं कि यदि आप फोन की बैटरी मर जाते हैं तो माउंट फूजी पर चढ़ने पर वायरस मर जाएगा। रात आती है और वे सोने के लिए एक परित्यक्त घर पाते हैं। जब वे टेको के लिए खरीदी गई तरबूज की रोटी सुजुकी खा रहे हैं तो वे सुजुकी के रिफल के बारे में बात करना शुरू करते हैं। वो हिरोमी से कहता है कि उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि सार्वजनिक रूप से एक दरार को बाहर निकालना कानून के खिलाफ है। वो इसे एक सुरक्षा आकर्षण के रूप में अधिक देखता है। हिरोमी तब कहती है कि उसके पास एक सुरक्षा आकर्षण भी है, उसके ईयरफोन। वे संगीत सुनना शुरू कर देते हैं और वो खुल जाती है। सुजुकी को बताती है कि वो उसके साथ सुरक्षित महसूस करती है। जब वे अगली सुबह उठते हैं तो सुजुकी सोते समय उसे घूरती है। वो उसे पसंद करती है, भले ही वो कमजोर हो। लेकिन वो अपनी गर्दन पर एक काटने का निशान नोटिस करता है और खुद को बचाने के लिए अपनी राइफल निकालता है। हिरोमी तब बताती है कि कैसे उसे 2 दिन पहले अपने पड़ोसी के बच्चे ने काट लिया था और ZQN स्तनदूत के माध्यम से फैल सकता है, इसलिए वो शायद संक्रमित है। हिरोमी का मन नहीं है कि सुजुकी उसकी हत्या कर दे क्योंकि उसे इस दुनिया में वैसे भी कुछ नहीं मिला है। लेकिन सुजुकी ने मना कर दिया और उसे बताया कि उसे भी काट लिया गया है। वो राइफल लेता है और वायरस को मारने की उम्मीद में फूजी पर्वत तक पहुंचने तक उसकी रक्षा करने की कसम खाता है। वे अपने डरावने साहसिक कार्य शुरू करते हैं और एक जंगल से गुजरते हैं। जब हिरोमी अस्वस्थ महसूस करने लगता है, वो सुजुकी को उसके कारण छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि वो उसे खाना नहीं चाहती। एक विदाई उपहार के रूप में वो उसे अच्छे भाग्य के लिए ईयरफोन देती है और उसे छोड़ना शुरू कर देती है क्योंकि वो मुड़ना शुरू कर देती है। सुजुकी जंगल से भागना शुरू कर देती है और एक आदमी से संपर्क करती है जिसे वो दूर से नोटिस करता है। लेकिन आदमी सिर्फ एक और ज़ोंबी है। ज़ोंबी सुजुकी पर हमला करता है और उसके चेहरे को खा जाने के करीब है। जब हिरोमी कहीं से भी निकलता है, ज़ोंबी को मारता है और सुजुकी को बचाता है। आधे राक्षसी आधे मानव चेहरे के साथ वो ज़ोंबी के शरीर के अंगों को बाहर निकालना शुरू कर देती है, लेकिन सुजुकी को चोट नहीं पहुंचाती है। इसके बजाय वो उसे उठने में मदद करती है। अगली बात जो हम जानते हैं, सुजुकी और हिरोमी एक ट्रेलर पार्क के पास बैठे हैं और सुजुकी डिब्बाबंद भोजन की खोज कर रहे हैं। हाफ ज़ोंबी हिरोमी नहीं बोल रहा है और यह स्पष्ट है कि उसके पास कुछ ज़ोंबी वृत्ति कैसे है। फिर भी वो सुजुकी के लिए कोई खतरा नहीं है, इसलिए वे एक साथ माउंट फिजी की अपनी यात्रा जारी रखते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और सुजुकी अब पूरी तरह से विकसित दाढ़ी के साथ हिरोमी को अपनी पीठ पर ले जा रही है। जब वो वन रोड पर खरीदारी की गाड़ी पाता है, भले ही उसे भोजन न मिले, लेकिन वो हिरोमी को गाड़ी में रखता है और फूजी आउटलेट पार्क की ओर चलना शुरू कर देता है। जब वे आते हैं तो पूरा आउटलेट खाली होता है। आउटलेट्स में से एक में वो जैकेट की कोशिश करता है जब ज़ोंबी स्टोर मैनेजर उस पर हमला करता है। हिरोमी सो रही है, इसलिए वो उसे नहीं बचा सकती है। लेकिन मास्क पहने एक अन्य महिला सुगुमी ओडा एक कुल्हाड़ी के साथ ज़ोंबी को मारती है। वो अजीब नींद वाले हिरोमी को देखने लगती है जब अन्य नकाबपोश लोग आते हैं और 2 नए लोगों के बारे में सवाल पूछना शुरू करते हैं। जल्द ही अन्य लाश दिखाई देती है, इसलिए हर कोई एक सुरक्षित स्थान की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। सभी असंक्रमित लोगों ने आउटलेट की छत पर एक सुरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया। सुजुकी को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है और वो हिरोमी को भी वहां ले जाता है, बिना किसी को बताए कि वो आधा ज़ोंबी है। सुरक्षित क्षेत्र अच्छी तरह से आपूर्ति की जाती है, इसलिए उनके पास भोजन और टेंट से लेकर किताबें और रोलेक्स घड़ियों तक सब कुछ है। सुगुमी सुजुकी के रिफल में रुचि रखते हैं, लेकिन वह उसे बताता है कि वह केवल एक मंगा कलाकार है। वो पूछती है कि क्या शांत हिरोमी उसकी बहन है और वो बताती है कि वे लाश से भागते समय मिले थे। सुगुमी मंगा कलाकार को पसंद करने लगती है क्योंकि वो सोचती है कि वो एक अच्छा इंसान है। वो उसे ये भी बताती है कि अतीत में ZQN से संक्रमित कैसे रह रहे हैं। सुबह में हिरोमी सुजुकी को देख रहा है और वो सोच रहा है कि क्या वह उसे समझती है। वो मुस्कुराती है और फिर सुजुकी उसे एक कविता बताती है। हिरोमी की तरह लगता है बेहतर हो रहा है। बाद में सुजुकी लाश को देख रही है और उनमें से एक को दौड़ते हुए देखती है। वास्तव में ऊंची कूदती है और जमीन पर अपना सिर टकराती है। एक बूढ़ा आदमी अबे बताता है कि लाश कैसे कर रही है जो उन्होंने नियमित रूप से अतीत में किया था और हर ज़ोंबी अलग कैसे है। सुजुकी तब लाश के बारे में पूछती है जो जमीन पर बैठती है और देखती है कि वे लकड़ी का कोयला से बने हैं, लेकिन अबे जवाब देने से बचती है। लगता है कि सुरक्षित क्षेत्र में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता है। बाद में सुजुकी बाकी बचे लोगों के साथ एक बैठक में जाती है।
वे जमीन के नीचे खाद्य भंडारण में जाने की योजना बनाते हैं। केवल एक चीज जो वे सुजुकी से पूछते हैं वो है उन्हें अपनी राइफल देना। वो मना कर देता है क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। लेकिन नेता इउरा का कहना है कि सुरक्षित क्षेत्र में कोई कानून नहीं है। तब इउरा ने हिरोमी को मारने की धमकी दी अगर उसे राइफल नहीं मिली। इस बीच बचे हुए कुछ लोग हिरोमी को लेने की कोशिश कर रहे हैं और त्सुगुमी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सुजुकी को कुछ संदेह है, बैठक को जल्दबाजी में छोड़ देता है और हिरोमी को पकड़ लेता है। अगर वे हिरोमी को जाने नहीं देते हैं तो वो इउरा को राइफल से गोली मारने की धमकी देता है। नेता फिर हिरोमी की ओर एक बंदूक की ओर इशारा करता है जो चुपचाप वहां खड़ा है। किसी को शक नहीं है कि वह एक पल में सभी को मार सकता है, लेकिन वो इसे किसी भी समय बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए वो दो लोगों को एक एकल आंदोलन के साथ फेंक देती है और फिर पता चलता है कि वह एक ज़ेडक्यूएन है। चूंकि वो केवल आधा ज़ोंबी है इसलिए उसकी आंख काली नहीं है, लेकिन इंद्रधनुष के रंग है। नेता को परवाह नहीं है, इसलिए वो अपने सिर में गोली मारता है और हिरोमी फर्श पर गिर जाता है। लड़की की मौत के बारे में रोते हुए वे सुजुकी की राइफल लेते हैं। वे सुजुकी को मारना और मुक्का मारना शुरू कर देते हैं, जबकि वह माफी मांगता है। जल्द ही वे इस बारे में लड़ना शुरू कर देते हैं कि कौन उसे मारने जा रहा है। लगता है जैसे इंसान भी खून का स्वाद चाहते हैं। हर कोई एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देता है और जल्द ही इउरा को किसी और ने उखाड़ फेंका। वे सुजुकी को जीवित छोड़ देते हैं और वो हिरोमी के तंबू के सामने त्सुगामी को पाता है। अबे की मदद से उसने हिरोमी को छिपा दिया जो अभी भी जीवित है। त्सुगामी सुजुकी को समझाता है कि कैसे हिरोमी अन्य ज़ेडक्यूएन की तरह नहीं है, क्योंकि उसके पास एक नाड़ी है। वो उसे ये भी बताती है कि कैसे वह अपने कर्तव्यों से दूर भाग गया और अपने रोगियों को अस्पताल में अकेला छोड़ दिया। सुजुकी की प्रशंसा करते हुए कि उसने हिरोमी को बचाया। सुजुकी अभी भी दुखी है क्योंकि वो इउरा पर ट्रिगर नहीं खींच सका और क्योंकि उसने अपनी बंदूक खो दी। वो सोचता है कि वो एक कायर और हारा हुआ है, लेकिन त्सुगामी उसे बताता है कि वो सिर्फ एक अच्छा इंसान है। सुजुकी तब बिना किसी अच्छे गुण के इंसान होने के लिए माफी मांगती है और त्सुगामी को लड़की की देखभाल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे दूसरों के साथ भोजन भंडारण में जाना पड़ता है। बाद में कुछ बचे लोग छत पर ज़ोंबी का ध्यान आकर्षित करने के लिए पैन मार रहे हैं, जबकि अन्य इमारत के दूसरे हिस्से से भूमिगत खाद्य भंडारण की ओर बढ़ रहे हैं। जब वे इमारत के नीचे पहुंचते हैं तो सब कुछ अंधेरा हो जाता है और उनमें से एक गलती से शोर करता है। जब वे चल रहे होते हैं तो कोई रोशनी चालू करता है, लेकिन कोई भी इस पर सवाल नहीं उठाता है। वे तुरंत भंडारण पाते हैं, लेकिन क्या वे जानते हैं कोई उन्हें सुरक्षा कैमरे के माध्यम से देख रहा है। जैसा कि वे भोजन पैक कर रहे हैं, रहस्यमय पर्यवेक्षक आउटलेट में संगीत चालू करता है और जल्द ही एक ज़ोंबी जीवित बचे लोगों में से एक पर हमला करता है। एक स्नैक की खोज भी करता है। वे पीड़ित और ज़ोंबी दोनों को गोली मारते हैं, लेकिन पाते हैं कि पार्किंग अन्य लाशों से भरी हुई है। सुजुकी आखिरी बार दौड़ती है, जो जिंदा खाए जा रहे लोगों में से एक को छोड़ने के लिए माफी मांगती है। बुरी रणनीति और बचे लोगों के स्वार्थ के कारण अधिकांश पार्किंग में खाए और मारे जाते हैं, और जिस आदमी ने ये सब किया वो इउरा के अलावा और कोई नहीं है, जिसने लाश को आकर्षित करने के उद्देश्य से संगीत चालू किया। पता चला उसके पास एक और योजना थी, पार्किंग में एकमात्र कार लेने के लिए। उस अराजकता में सुजुकी एक भंडारण लॉकर में छिप जाता है। उसी समय ज़ोंबी जो ऊंची छलांग लगा सकता है, छत को घूर रहा है, एक बड़ी छलांग की तैयारी कर रहा है। वो वास्तव में तेजी से दौड़ता है और जितना संभव हो उतना ऊंचा कूदता है। एक तंबू पर सही उतरता है। बचे लोगों में से एक ने जल्द ही ज़ोंबी को उसके ऊपर शुरू करने और जमा देने की सूचना दी। ज़ोंबी उसे खाता है और तुरंत एक अन्य महिला पर हमला करता है। उसके सिर को अपने नंगे हाथों से काटता है। इउरा सुरक्षा टेपों को देख रहा है और एक पासकी में प्रवेश करता है, जिससे अधिक लाश अंदर प्रवेश कर सकती है। सुजुकी तब भी छिपी रहती है जब वो एक वॉकी टॉकी पर सुनता है कि एक ज़ोंबी ने छत पर लगभग सभी को मार डाला। त्सुगामी छत पर मौत से डरती है, जहां वो हिरोमी के साथ छिपती है, इसलिए वो वॉकी टॉकी पर मदद मांगती है। कोई भी जवाब नहीं देता है क्योंकि वे या तो छिपे हुए हैं या खाए जा रहे हैं। सुजुकी स्टिल लॉकर में छिपी हुई है, जो लाश को घेरने और मारने के बारे में उसके सिर में परिदृश्यों से गुजर रही है, लेकिन हर काल्पनिक स्थिति में वो मारा जा रहा है। उसका डर और कल्पना उससे बेहतर हो रही है, इसलिए वो लॉकर में रहने का फैसला करता है। लेकिन वो त्सुगामी को वॉकी टॉकी पर रोते हुए सुनता है, उसे हिरोमी की याद दिलाता है। वो जानता है कि उसे अपने डर को दूर करना होगा ताकि वह चिल्लाना शुरू कर दे और लॉकर से बाहर निकल जाए। सुजुकी तुरंत एक ज़ोंबी द्वारा हमला किया जाता है जो उसे काटता है, लेकिन सौभाग्य से वो अपनी कलाई पर 10 रोलेक्स घड़ियां पहने हुए है और ज़ोंबी उसे संक्रमित नहीं करता है। सुजुकी तब वॉकी टॉकी लेती है और त्सुगामी को बताती है कि वो अपने रास्ते पर है, लेकिन वे दोनों पार्किंग स्थल पर मिलने और कारों में से एक लेने का फैसला करते हैं। जैसा कि सुजुकी अपनी चतुर रणनीति के साथ लाश से लड़ रही है, जैसे कि फर्श पर चावल डालना
ताकि लाश फिसल जाए। त्सुगामी हिरोमी को अपनी पीठ पर ले जा रही है और पार्किंग की ओर जा रही है। जब वह आती है तो वो यूरा को पाता है, जो उसके साथ प्यार करना चाहता है, और सुजुकी को पीछे छोड़ देता है। लेकिन यूरा भी काट लिया जाता है, इसलिए वो जल्दी से एक ज़ोंबी में बदल जाता है। त्सुगामी अपनी पीठ पर हिरोमी के साथ दौड़ना शुरू कर देती है, लेकिन सौभाग्य से सुजुकी आती है और उन्हें बचाती है। उसने रिफल पाया और यूरा के दिमाग को उड़ा दिया। इसके तुरंत बाद वे एडी के बाद लाश का एक बड़ा समूह देखते हैं। बचे लोग लाश से घिरे रहते हैं और किसी को नहीं पता कि क्या करना है। लेकिन हिरोमी पहली बार बात करना शुरू कर देता है। सुजुकी को बताता है कि जब वो उसके साथ होती है तो कैसा लगता है। वो तब प्रेरित हो जाता है और जितना हो सके उतनी लाश के रूप में शूटिंग शुरू कर देता है। अंत में केवल सुजुकी, हिरोमी और त्सुगामी बच जाते हैं। वे एथलीट ज़ोंबी को छोड़कर सभी लाशों को मारने का प्रबंधन करते हैं जो छत पर कूद गए थे। केवल एक गोली बची है, लेकिन सुजुकी ने लाश को सिर में गोली मार दी। चूंकि ज़ोंबी का सिर पहले से ही स्क्वैश है, इसलिए वो बुलेट से प्रभावित नहीं होता है। इसके बजाय वो त्सुगामी और हिरोमी की ओर जाता है। लेकिन नायक हार नहीं मानता है, इसलिए बल्ले की तरह राइफल का उपयोग करता है और इस बार अच्छे के लिए ज़ोंबी के मस्तिष्क को नष्ट कर देता है। तीनों आउटलेट छोड़ देते हैं, जो मृत लाश की एक नदी से घिरा हुआ है। कार में त्सुगामी एक सिगरेट जलाता है और संगीत चालू करता है, जबकि सुजुकी सोच रही है कि क्या वो खुद एक ज़ोंबी में बदल जाएगा। और आखिरकार अभी भी नहीं लगता कि वो एक नायक है।